नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका घटना चक्र में। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाऊं सबसे पहले देखते हैं आज का क्या है एजेंडा। म्यांमार का मनमोहन ने मोहा मन, भारत बर्मा ने भी किया इस्तकबाल, गर्मजोशी से मिलाया हाथ। जगन की गिरफ्तारी के वक्त को लेकर सीबीआई के किरदार पर उठे सवाल, विपक्ष ने कांग्रेस पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का लगाया आरोप। तमाशा क्रिकेट में केकेआर की जीत पर कोलकाता में जबरदस्त जश्न, गरीब बंगाल के पैसों से शाहरुख की टीम पर लुटाया सोना। तो तीन अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात म्यांमार और भारत के रिश्तों की, क्योंकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त म्यांमार के दौरे पर हैं। जाहिर सी बात है, दोनों देशों के बीच में एक तरह से कुर्बत पड़ रही है। काफी अहम इस दौरे को एक तरह से देखा जा रहा है, इसलिए भी कि पिछले 25 सालों में अगर देखा जाए, भारतीय प्रधानमंत्री या किसी आला इस तरह के अधिकारी का वहां पर दौरा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, इस हैसियत से इसको काफी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक बंसल जी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे खास मेहमान मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अदीब साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, राष्ट्रपति थीन सीन से मुलाकात की, कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। भारत और म्यांमार के जो रिश्ते हैं, उस हैसियत से अगर देखा जाए, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको बहुत अहम दौरा मानता हूं जी, इसलिए कि हिंदुस्तान के आसपास के जितने ममालिक हैं जी, वहाँ हमारे ताल्लुकात को एक रिव्यू होना चाहिए था। इसलिए कि हम एक बड़ी क़ुव्वत बने हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनका ये प्रोपेगेंडा कि भारतवर्ष एक बुली हो गया है। और म्यांमार से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह यह कि वहाँ कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं थी। वहाँ फ़ौज ने जो पिछले सालों में जो वहाँ आतंक फैलाया था, उस वक़्त शायद मुनासिब नहीं था कि भारत वहाँ अपने मामलात बेहतर करे। मैं समझता हूँ ये बेटर स्टेज है और टाइम है, और इस वक्त वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं और डेमोक्रेसी वापस आने की पूरी मामलात हो गए हैं। ऐसी शक्ल में प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना बरवक्त है, और उनसे हमारा, क्योंकि ये तो हालात का तकाजा है कि वो हम हमसे अलग हैं। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बर्मा है, इनका जो आपस का सहयोग है, ट्रेड है, कल्चरल रिलेशनशिप है, ये बड़े मानी रखता है। चलिए, तारीख है हमारी इसकी। आलोक से जरा सा हम जान लेते हैं। आलोक, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, 4 राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर के जहां पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में अशांति है, पड़ोस में चाइना है। सुरक्षा के एतबार से इसे काफी अहम माना जा सकता है। देखिए, म्यांमार के हमारे लिए काफी मायने हैं और काफी महत्व है जी। पहली चीज तो ये है कि जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वहाँ जो अशांति फैली हुई है, उसमें जब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि आपका म्यांमार के साथ सहयोग ना हो। दूसरा, आज की तारीख में हम जब लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं और पूर्व की तरफ देखना चाहते हैं, तो हमें अपने उत्तर पूर्व से म्यांमार की तरफ और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, और उसके लिए म्यांमार बहुत बड़ा एक ब्रिज हेड है। तीसरा, म्यांमार जो है बहुत ही अविकसित राष्ट्र रहा है, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बहुतायत है, और भारत के लिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज की काफ़ी बहुतायत है, और काफ़ी रॉ मटेरियल्स हैं। अगर आप देखें, सन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था और 48 में जब म्यांमार को आज़ादी मिली थी, म्यांमार की जो पर कैपिटा इनकम थी उस समय एशिया में 3rd लार्जेस्ट थी। म्यांमार दुनिया के विकसित जो विकासशील राष्ट्र थे उनमें सबसे ऊपर था, आज ये सबसे नीचे है। तो वहां पे अभी काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बहुत बड़ी जो चीज थी कि पिछले कई दशकों से म्यांमार जो था एक अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो
एक ऑटोक्रेटिक रजीम थी, जमहूरियत का कोई नामो निशान नहीं था, और इस कारण उसको दुनिया के सब राष्ट्रों ने उसका एक तरीके से अलग कर दिया था। ऐसे मौके पे चीन ने उसकी काफी सहायता करी, और न चाहते हुए भी म्यांमार और चीन के बीच में जो नजदीकियां थी वो काफी ज्यादा तक आगे बढ़ गई थी। और पिछले कई सालों से म्यांमार वाले खुद कोशिश कर रहे थे, जबकि मिलिट्री जनता का पूरा एक छत्र राज्य था। आज भी ये कहना कि वहां जमहूरियत लौट आई है मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो भूतपूर्व सैनिक हैं। संसद के अंदर करीब 25% सीटें जो हैं सेना के सर्विंग ऑफिसरों के पास है, और अभी भी सेना जो है पीछे से काफी कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब सेना का एक छत्र राज्य था और जनरल थानशे वहां के शासक थे, तब भी उन्होंने कई बार ये दिखाया कि हम चाहते हैं कि भारत से हमारे संबंध जो है मधुर हों, जिससे कि चीन के साथ जो है वो एक चीन को और भारत को एक तरीके से बैलेंस लेवल में लाने की कोशिश, जी बिल्कुल कोशिश की गई। और थानशे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो भारत आए भी थे। और दूसरी एक महत्व हमें ये भी समझना चाहिए कि एक म्यांमार अपने आप को एक बुद्धिस्ट राष्ट्र के रूप में दिखाता है। कम से कम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट है, और बुद्धिज्म जो रिलीजियस वो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप देखें जब थानशे आए थे तो पहले बोधगया और सारनाथ होते हुए फिर दिल्ली आए थे, तो वो दिखाने की कोशिश की गई। तो इस हिसाब से भी भारत का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन पिछले साल अगर देखा जाए, राष्ट्रपति थीन सेन भी भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और साथ ही साथ ऋण को लेकर के उन्होंने एक तरह से भारत से सहयोग की बात की थी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि म्यांमार चाह रहा है कि भारत करे, और भारत के जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है मेरे विचार से थोड़ा देरी से आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चले गए, हिलरी क्लिंटन चली गई, और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं थिन सेन, इन्होंने जो भी बदलाव किए हैं म्यांमार में, ये आशा से काफी अच्छे रहे। किसी ने जब पिछला चुनाव हुआ था, सारी दुनिया के पूरे राष्ट्रों के समूह ने इसका बॉयकॉट किया था। उन्होंने कहा ये एक शैम इलेक्शन है, और इसी कारण आंग सान सू की ने भी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उस चुनाव में जीतकर आने के बाद एक भूतपूर्व सैनिक शासक ने जो परिवर्तन लाए हैं वो म्यांमार के हिसाब से काफी चौंका देने वाले। अदीप साहब, क्या देरी की है हमने वहां पहुंचने में? मैं देरी तो नहीं समझता हूं, इसलिए कि वहां की जो व्यवस्था भी डॉक्टर साहब ने बयान की है कि मुकम्मल तौर पे वहां जो सेना का जो कंट्रोल था, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन थे, और जो वहां पब्लिक की जो अपनी राइट्स छीने गए थे और जिस हालत में वहां छोड़ा था, उस वक्त हिंदुस्तान की कोई वहाँ इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि वो भी इतने साल आइसोलेट रहकर उनकी गवर्नमेंट को, उनकी जनता को ये समझ में आ गया है कि आइसोलेशन पर और चाइना के ऊपर टोटल निर्भर करके वो सरवाइव नहीं कर सकते। जैसा भी भाई ने कहा कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ये थी कि रंगून का नाम ऐसे लिया जाता था आज से 50 साल पहले, जैसे आजकल लोग हांगकांग और सिंगापुर और ऐसे शहरों का नाम लेते हैं। उस वक्त रंगून एक बहुत बड़ी जगह थी और बड़ा डेवलपमेंट था, बहुत इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी। सब उनका ख़त्म हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है, क्योंकि इस वक्त वहाँ प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अभी फौज का ने कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जो जिस तरीके से अभी इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली है, और हिंदुस्तान ने ये सही कदम उठाया। लेकिन एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो अहम समझौते हुए हैं, खासतौर से भारत और म्यांमार के बीच में निर्यात आयात बैंक, इसके अलावा म्यांमार विदेश व्यापार बैंक पर सहमति बनी है, और एविएशन का भी समझौता हुआ है। जी, लोग जब आएंगे और जाएंगे और बढ़ेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज का समझौता हुआ है। तो ये वो समझौते हैं जो स्टेप हैं इन ए बेटर वे, कि वो कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। ये समझौते जो हुए हैं ये बहुत अहम हैं, और इन समझौतों में ये पहला कदम है जो हिंदुस्तान ने
किया है। और ये मौका यानी म्यांमार के लिए भी बहुत बेहतर है, उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए बेटर है, क्योंकि जितनी अच्छी और इकोनॉमी हम उनको दे सकते हैं या उनके यहाँ जो प्रोग्रेस कर सकते हैं वो दूसरे मुल्कों से उनको नहीं मिलेगी। उनका बेनिफिट है इसमें, भारत का तो है ही है, लेकिन एक उस मुल्क के लिए भी बेहतरी ये है कि वो हमसे मिलकर रहें, और इससे पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसके असरात जाएंगे और आगे तक फार ईस्ट तक हमारा इस पे असर होगा। लेकिन अगर चिंता की अगर हम बात देखें, वहां पर जिस तरह से आतंकवाद को लेकर के जो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। देखिए, ऐसा है कि म्यांमार की जो शासन व्यवस्था है और जो शासक रहे हैं, उनका पूरे म्यांमार पे कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं रहा और पूरी तरह से जो कंट्रोल जिसे कहते हैं वो नहीं रहा। म्यांमार में जैसा आप जानेंगे कि जो बर्मन्स हैं वो करीब 60% उनकी जनसंख्या है, और जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, शान, करेंस, कचिन्स, वो करीब 40% हैं, और वो अधिकतर म्यांमार का जो क्षेत्रफल है उसमें उनका आधिपत्य रहा है, और उनकी सबकी इंसर्जेंट आर्मी चलती रही है, इंसर्जेंसीज चलती रही हैं, और यही हालत जो भारत के साथ उनकी सीमा लगी हुई है वहां पे भी है। तो वहां पे बर्मा की हुकूमत का कभी ज्यादा आधिपत्य पूरी तरह से नहीं रहा है। तो वो एक ऐसा ग्रे जोन मिल गया है जहां पे कि दोनों ही साइड के जो इंसर्जेंट्स हैं आसानी से फलते फूलते रहते हैं और इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। तो अगर दोनों देश की सेनाएं और दोनों देश की सुरक्षा सेवाएं जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम करें तो इन आतंकवादियों से पिछले दिनों अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर कुछ बर्मीज भारत आए और उसको लेकर के काफी भारत में हंगामा मचा रहा, यहां तक कि पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा। देखिए, जो बर्मीज जो दिल्ली में थे वो रोहिंग्या शरणार्थी थे, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो बर्मा की जो हुकूमत थी उन्होंने रोहिंग्यास को वहां से निकाल दिया था, उनमें से कई बांग्लादेश चले गए थे। रोहिंग्यास के साथ बर्मा वालों का कहना है कि ये हमारे नागरिक ही नहीं है, और उनमें से कुछ को सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ विस्थापित भी किया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं किया क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अब आप ये सोचिए, रोहिंग्या सऊदी अरब में जाके सेटल होना बड़ा मुश्किल है। दूसरी, आप जलवायु के क्षेत्र से आते हैं, सिर्फ मजहब के दौर पे कि अगर हम जाके सऊदी अरेबिया में रह लें तो वो संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने रियलाइज किया, और उनमें से कुछ रोहिंग्यास जो हैं बांग्लादेश से होते हुए भारत में आ गए, और वही उनकी यहाँ एक कॉलोनी सी बस गई जिसके ऊपर काफी हल्ला हुआ और काफी वो हुआ। पर ये एक मेरे ख्याल से एक मानवीय सवाल था जिसको मेरे ख्याल से अब सुलझा लिया गया है। तो ये इस तरीके के जो शरणार्थी हैं इनका जो आवागमन है ये तो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक आपके यहाँ आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो रहेंगी और म्यांमार का विकास नहीं होता कि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज मिले। क्योंकि आज की तारीख में म्यांमार काफी पिछड़ा हुआ है और वहां की जो जनता है वो काफी समय से एक ऑटोक्रेटिक रिजीम के अंदर काफी समय से त्रस्त रही है। तो अब उसको जो ये जमहूरियत की जो हवा आस जो है वो नजर आई है। और इसी कारण अगर आप देखेंगे जो उपचुनाव हुए जो अभी रिसेंटली हुए जिसमें आंग सान सू की ने हिस्सा लिया और करीब करीब सारी सीटें जीती 42 के करीब, पर ये आप ये देखेंगे ये सिर्फ उपचुनाव थे और इसके बावजूद इनकी जो पार्लियामेंट में प्रेजेंस है वो 10% से भी कम है। तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी के रूप में उभरे हैं। और उसके बाद ये दिखाई पड़ा कि जब शपथ लेने की बात आई और उन्होंने कहा हम इस संविधान को नहीं क्योंकि शपथ कहती है कि हम इस संविधान को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो इसको बदलना चाहते हैं, हम इसको कैसे डिफेंड करें। तो फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि हुकूमत नहीं हटी इस बात से कि नहीं आपको शपथ तो इसी पे लेनी पड़ेगी। और आंग सान सू की ने दूरदर्शिता का एक तरह से परिचय दिया और इसी के अंतर्गत शपथ ली। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जो बदलाव है वो इंक्रीमेंटली ला सकते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस से बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि अभी भी फौज के अंदर कई हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के डेमोक्रेटिक चेंज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस हार्ड लाइन आए। और जिस तरीके से शपथ के मुद्दे पर जो टकराव आया वो ये दिखलाता है कि अभी भी कई ऐसे हार्डलाइनर्स हैं जो राष्ट्रपति को कंट्रोल में कर सकते हैं। चलिए, चूंकि एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अदीब साहब से, चूंकि उन्होंने संसद में इस पूरे मुद्दे को यानी बर्मा से जो रिफ्यूजीज आए थे उस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं।
भारत और म्यांमार के रिश्तों के बीच नए आयामों का आगाज हो रहा है। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय करारों पर दस्तखत हुए। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बैंकों की शाखाएं एक दूसरी जगह पर खोली जाएगी और एक साझा दल रेल लाइन के लिए भी जायजा लेगा। दोनों देशों के बीच हवाई सेवा समझौता, साझा व्यापार, शिक्षा और बैंकिंग समेत 12 करारों पर दस्तखत किए गए। दोनों देशों को एक दूसरे की काफी जरूरत है। म्यांमार में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है और भारत के पास संसाधन हैं और भारत इसका फायदा उठा सकता है। भारत ने म्यांमार में मूलभूत सुविधाएं ठीक करने के लिए $50 लाख सालाना मदद देने का ऐलान किया है। पिछले 25 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री का म्यांमार का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर म्यांमार पहुंचे थे, जो मंगलवार को खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि म्यांमार भारत का स्वाभाविक सहयोगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, ये आगे आने वाले वक्त में दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहीं भारत के साथ म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सीन ने दोनों देशों के बीच हुए करारों पर खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भरोसा दिलाया कि वो आतंकवादियों को भारत के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की से भी मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का खत भी दिया, जिसमें उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है। सू की ने भरोसा दिया है कि वो भारत आने की पूरी कोशिश करेंगी। वहीं सू की ने भी कहा है कि भारत और म्यांमार के बीच संबंध सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि सीमाएं मिलती है, बल्कि इसलिए मजबूत हैं कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच बहुत करीबी रिश्ते हैं। जानकार भी मानते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच बढ़ती दोस्ती दोनों देशों के लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी। तो जाहिर सी बात है, काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। अदीब साहब, जिस तरह से रिफ्यूजीज का मामला पिछले दिनों पार्लियामेंट में उठा, आपने खुद राज्यसभा में इस पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि रिफ्यूजीज को यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें वापस भेजा जाए। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल इसलिए उठाया था कि वो लोग जो यहाँ थे, ये बात तो आप समझ लीजिएगा कि जो वहाँ जो रिहांग जिनका जिक्र किया, बहुत बड़ी तादाद है और वो सब मुसलमान हैं। और मुसलमान होने की वजह से वहाँ की जो मिलिट्री जनता है, उतने इतना जुल्म किया है कि उनकी तादाद बहुत है वहाँ, लेकिन कभी 2% से ऊपर उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हालांकि वो वहाँ 200 साल से रह रहे हैं, उनके रिश्ते 200 साल से हैं। उनका नहीं साहब, आप सन ऑफ द सॉइल नहीं है। वो जाए कहाँ? वो आए थे ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में कि आप हमें रिफ्यूजी बना लीजिए। उस पे हमारी पुलिस ने डंडे बरसाए और उनको ये ठीक बात थी कि वहाँ वसंत विहार जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ इनकन्वीनियंस हो गया था, पॉश कॉलोनी है। वक्फ बोर्ड ने एक ज़मीन उनको दे दी कि साहब भाई यहाँ आप सेटल हो जाइए टिल योर डिसीजन। ह्यूमन राइट्स जो है यूएन की, वो आपके लिए कोई फैसला करे और हिंदुस्तान कोई बीच में मदाखलत करके इनके लिए तय हो कि कहाँ जाए। तो रातों रात पुलिस ने जाके वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी इनको मारा, ट्रकों में भरा और फेंक दिया बाहर। तो मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी, ये गांधी का देश है, आपने ये डिसीजन क्यों लिया? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, इसलिए घुसपैठी है। अगर मुसलमान ना होते तो शरणार्थी कहलाते। ह्यूमन राइट्स की एंगल से देखना चाहिए था, तो वो एक अलग इशू था। हालांकि बड़ी तादाद में अगर देखा जाए, बड़ी संख्या में यहाँ पर रिफ्यूजीज मौजूद हैं। रिफ्यूजीज हैं। हमने हमेशा बांग्लादेश वार के वक्त भी हमने यही किया, जाने कितनों को आके बसाया, देखा, लेकिन उनकी सजा सिर्फ ये थी और इसीलिए बीजेपी ने हमारी मुखालफत की थी। तो मैंने कहा कि भाई ये किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हो। वक्फ बोर्ड ने एक जमीन उनको दिखा दी कि भाई यहाँ आप रहिए जब तक कि आपका फैसला यूएन की ह्यूमन राइट्स कमीशन न कर दे। इस बीच में हमारी ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान निगोशिएट करे और बर्मा प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे, उनके सामने ये इशू रखा जाए कि अगर आप, क्योंकि मेरा तो बहुत दिनों से ये कहना है कि जयप्रकाश नारायण जी ये कहते थे कि एक फेडरेशन बने इस सब कॉन्टिनेंट की, फिर तो पॉसिबल नहीं है।
तो अगर फेडरेशन न बने तो ह्यूमन राइट्स पर और माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन पर एक फेडरेशन हो। रोज आप देखते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या दुर्दशा कर रखी है, श्रीलंका में क्या कर रखी है, ये बर्मा में क्या होकर रखी है। उन्होंने कहा भाई एक इसका एक मॉनिटरिंग करिए कि भाई माइनॉरिटीज भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिले, कुछ वो आके हमसे सीखें हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ भी गुजरात हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं होता, लेकिन हम उन सब में सबसे बेहतर हैं। तो ये मेरा एक मुद्दा था। वहां उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, क्योंकि उनकी सरकार जो इस वक्त फौजी सरकार है, मैं अगर ये कहूं एज फॉर मुस्लिम्स आर कंसर्न, जो पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है वो म्यांमार की सरकार से। जो उनके मजालिम हैं, मैं उनके आर्टिकल्स मेरे पास आए हैं, उनके नुमाइंदे मुझसे मिले हैं, आप उसको पढ़ लें तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा नहीं तो सरकार कि 2012 में भी इतना जुल्म होता है। कोई मतलब आप कोई राइट ही नहीं है। आलोक, चूंकि हमारे पास समय तकरीबन खत्म हो गया, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, भारत सरकार ने एक तरह से दिलचस्पी दिखाई है आंग सांग सूची आने वाली, चूंकि ये कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर वो एक भारत और म्यांमार के रिश्तों में एक अहम योगदान दे सकती हैं। यही वजह है कि शायद उनसे प्रधानमंत्री ने अलग से बातचीत की और साथ ही साथ सोनिया गांधी का जो न्योता है उन्हें दिया गया। देखिए, जो भी विदेशी डिग्नेटरी आज की तारीख में जो नेपिडो या म्यांमार जेएनयू से उनका सिलसिला वो आंग सांग सूची से जरूर मिलता है, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो वहां की एक महत्वपूर्ण नेता हैं और आने वाले भविष्य उन्हीं का ही दिख रहा है। और तो और भारत ने तो सन 91 में जब ये पिछले चुनाव हुए थे और उसके बाद भारत ने तो इनका काफी समर्थन किया था एक्चुअली, पिछले जो 99 के चुनाव थे उसके बाद। और भारत ने काफी समय तक जो फौजी हुकूमत थी उससे काफी संबंध काट रखे थे, लेकिन उसके बाद जब ये दिखा कि परिवर्तन वहां नहीं हो रहा है और हुकूमत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश है, तो भारत की मजबूरी थी कि फौजी हुकूमत के साथ भी इंगेज करे, क्योंकि हमारी जो सामरिक जरूरतें हैं उत्तर पूर्व की, वो जब भी पूरी हो सकती हैं जब जो भी हुकूमत में हो म्यांमार में उसके साथ हमारे संबंध अच्छे। और सूची के लिए तो मेरा ये कहना है कि वही बर्मा की यानी म्यांमार की वही फ्यूचर है। हाँ। वही फ्यूचर है और इस सब कॉन्टिनेंट के लिए वो एक बहुत अहम रोल अदा करेंगी। अगर उनको म्यांमार की क़यादत मिल गई तो सार्क कंट्रीज में और इस सब कॉन्टिनेंट में शी विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। आई मीन इंडिया को तो उनको सपोर्ट करना ही होगा, इसलिए कि वो जमहूरियत की बात कर रही हैं, वो इक्विटी की बात, इक्वलिटी की बात कर रही हैं, वो पैगाम दे रही हैं जो भारत से मेल खाता है, जो भारत के कॉन्सेप्ट का पिलर है, उसके ऊपर वो काम कर रही हैं। चलिए अदीब साहब, चूंकि समय हो गया है हमारे पास इस वक्त ब्रेक का, आलोक हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जगन की वजह से कांग्रेस को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी जो एक तरह से दबाव भी केंद्र सरकार के ऊपर डालती हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह से KKR IPL 5 में जीत कर आया है, उस पर जिस तरह का जश्न मनाया गया, उस पर भी फिलहाल सवाल खड़े हो गए हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे।